के मध्य सहयोग के क्रम में आपने 2+2 वार्ता सुनी होगी, है ना। भारत अमेरिका संबंधों में, रक्षा संबंधों, विदेश वैदेशिक संबंध में, तो एक हेडिंग बना ले, भारत अमेरिका संबंधों के सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूती हेतु 2+2 वार्ता की पहल। 2+2 में क्या होता है कि दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में मिलते हैं और रक्षा के क्षेत्र में या विदेश नीति के संदर्भ में कोई भी समझौते या कोई भी बात संवाद को स्थापित करते हैं। और ये भारत ने सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, कई देशों के साथ, है ना, भारत ने ये समझौता किया है, वार्ता की पहल की है 2+2, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ, 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता। इसमें क्या है, जैसे एक तरफ इंडिया, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और दूसरी तरफ यूएसए के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां कहते हैं, और रक्षा मंत्री, इनके मध्य 2+2, 2 हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री, इनके मध्य क्या होगा, समझौता होगा। और ये जो है बहुत फ्रूटफुल रहा है, कई डिफेंस के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता काफी सफल रही है ना। और ये जो वार्ता का दौर है, इसके जरिए भारत ने, अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ रक्षा और विदेशी संबंध को मजबूत किया है। तो 2+2 वार्ता क्या है, बस 2-3 लाइन इसके बारे में नोट कर लें आप, लिखिए फटाफट, देखिए बातचीत नहीं है ना, ध्यान कर लो, अभी कुछ पेज नहीं हुआ, स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो सुप्रिया। देखिए, भारत अमेरिका के मध्य, भारत अमेरिका के मध्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु, संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु दोनों देशों के मध्य 2018 से 2+2 वार्ता की पहल स्टार्ट की गई है, प्रारंभ की गई है। मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों देशों के मध्य 2+2 डायलॉग, वार्ता, संवाद, 2+2 वार्ता या संवाद की पहल की गई है, जिसके तहत दोनों ही देश के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री परस्पर मिलकर संबंधों को विस्तार प्रदान करने की पहल करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री संबंधों को विस्तार प्रदान करने की पहल करते हैं। 2018 तथा 2020 में संपन्न वार्ता में सामरिक रणनीतिक भागीदारी, एशियाई प्रशांत क्षेत्र या हिंद एशियाई प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग तथा रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्रिक क्षेत्र में सहयोग, रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप एआई लिख लो सिंपल, के क्षेत्र में सहयोग, क्लाइमेट एंड जलवायु तथा हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग संबंधित विभिन्न प्रस्तावों, जलवायु एवं हरित ऊर्जा संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किया गया है। कोविड-19 के पश्चात तथा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, देखिए कोविड-19 तथा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विगत वर्षों में 2+2 संवाद की पहल पर थोड़ा विराम लगा है। 2+2 की पहल पर थोड़ा विराम लगा है। तो ये दोनों देशों के मध्य, जैसे आपने STA-1 सुना होगा, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1, अमेरिका द्वारा, अगर आप देखें क्या है, जरा इसको समझते हैं। जैसे अमेरिका, यूएसए द्वारा भारत को STA-1 में शामिल किया गया है। जब भी आप मेजर डिफेंस पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका स्ट्रेटेजिक, STA का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक टी फॉर ट्रेड ऑथराइजेशन 1 के अंतर्गत भारत अमेरिका यूएसए के उन्नत रक्षा उपकरणों, तकनीक आदि तक अपनी पहुंच आसानी से कायम कर सकता है। जैसे बेसिकली अमेरिका क्या है, ये बहुत बड़ी बात है ना। जैसे STA में आपको शामिल कर लिया है ना, तो कहीं ना कहीं अब जैसे मान लीजिए 5th जनरेशन के एयर जेट प्लेन है, मतलब फाइटर प्लेन है,
या मान लीजिए ड्रोन है, या कोई सबमरीन है, या कोई ऐसा जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर है, या कोई बहुत बड़ी जो है जिसमें डिफेंस में स्टेट ऑफ आर्ट, कहने का मतलब उत्कृष्टता के स्तर पर जिसको बनाया गया है ना, जो कि बहुत मारक क्षमता जिनकी बहुत बेहद प्रभावी है, वैसे उन्नत हथियार अमेरिका किसी आम देश को नहीं बेच देता, है ना। ऐसी स्थिति में अमेरिका लगभग 37 देशों को STA-1 का दर्जा दिया, जिसमें अधिकांश कौन है, नाटो अलायंस, जो नाटो के मेंबर देश हैं वो है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस भारत को अगर यह STA-1 के तहत अगर शामिल कर लेता है, तो भारत अब क्या कर सकता है, आसानी से अमेरिका के उन्नत रक्षा उपकरण तकनीक तक अपनी पहुंच बना सकता है, मतलब खरीद सकता है। और ये STA का दर्जा भारत के डिफेंस पार्टनर, मेजर डिफेंस पार्टनर बनने के कारण अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोनों देशों के मध्य अगर आप देखें तो रक्षा के क्षेत्र में ये सारी बातें हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक जो है हमेशा से अमेरिका के लिए सरदर्द रहा है, और एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अगर अमेरिका को अपनी प्रभुता स्थापित करनी है तो कहीं ना कहीं उसे भारत का सहयोग चाहिए, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि विभिन्न नेबरिंग कंट्री पढ़ाते वक्त, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका मालदीव हो या पाकिस्तान हो, इन क्षेत्र में यहां तक कि अफ्रीका के तट जिबूती तक चाइना ने अपने नेवल बेस बनाने की तमाम कोशिश की है। अगर इंडो पैसिफिक टेरिटरी जो है इसमें अगर चीन की गतिविधियां बढ़ती है तो यह अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका कल तक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो समुद्री व्यापार होता है, यह व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अगर आप देखें तो लगभग 55 से 60% जो है मिनिमम इस रास्ते से गुजरता है। ऐसी स्थिति में अगर इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसमें जो भी समुद्री कानून है वह प्रभावी हो, कोई समुद्री डकैती ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और ऐसी स्थिति में हिंद प्रशांत क्षेत्र आप समझ सकते हैं, अफ्रीका से लेकर और उधर अमेरिका तक कितना लंबा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर अमेरिका को व्यापारिक गतिविधियों पर पैनी निगाह रखनी है, अपना वर्चस्व बनाना है, तो कहीं ना कहीं भारत उसके लिए सबसे मजबूत एक स्तंभ के रूप में बना है। और यही कारण है कि अमेरिका की विदेश नीति में खास करके पहले पिवोट टू एशिया पॉलिसी के तहत और इधर दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण भारत अमेरिका संबंधों में खास करके समुद्री क्षेत्र में सहयोग को लेकर बहुत सारी प्रगति देखी गई है। तो यहीं पर थोड़ा सा इंडो पैसिफिक टेरिटरी के बारे में कुछ चीजें नोट करते हैं। लिखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए के लिए भारत पर निर्भरता लिखिए, अमेरिका की यूएसए की पिवोट टू एशिया नीति के तहत यूएसए का ध्यान आईपी मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तरफ हाल के वर्षों में अधिक आया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग में शांति, सुरक्षा व स्थायित्व हेतु यूएसए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। यूएसए की नौसैन्य अड्डे, बेड़े इस क्षेत्र में समुद्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून, लिखिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब सुरक्षा प्रदान करने करता देश, है ना, ताकि व्यापारिक में कोई बाधा ना हो। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहां लगभग 88% आप तेल अभी वर्तमान में आयात कर रहे हैं, वैसे स्थिति में आयात आपका सर्वाधिक इसी रास्ते से ही है। जितने भी एशिया के देश हैं उन तक पहुंच का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है, और यहां पर कहीं समुद्री डकैती हो जाए, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए, उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका की जिम्मेदारी है, ऐसे ही वो महाशक्ति नहीं बना है, उसने दुनिया के सभी व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग में अपने नौसैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं। जैसे डियो गार्सिया, आप ठीक हिंद महासागरीय क्षेत्र में अगर आप देखें, भारत के ठीक सुदूर दक्षिण में मालदीव के नीचे डियो गार्सिया अमेरिका का एक नौसैन्य अड्डा है ना। बोलकर ही लिखवा देते हैं, कोई नहीं, कई लोगों का छूट जाता है ना, फिर भी इसलिए लिख देता हूं कभी कभार, है ना। अब डियो गार्सिया में अमेरिका का नौसैन्य अड्डा, हाल के वर्ष में घटना क्या घटित हो रही है कि चाइना का रिसर्जेंस हुआ है, और चाइना एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका के तट तक उसकी पैनी निगाह है। अमेरिका की तुलना में चीन ने हाल के वर्षों में अपनी नौसैन्य क्षमता के विस्तार पर सर्वाधिक डिफेंस का बजट का खर्च किया है, और यही कारण है कि अब अमेरिका पर दबाव देखा जा रहा है ना। तो वही हमने क्या लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग में, ठीक कर लो जरा सा बच्चों, व्यापारिक मार्ग में शांति, सुरक्षा व स्थायित्व हेतु यूएसए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। यूएसए की नौसैन्य अड्डे, बेड़े इस क्षेत्र में समुद्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन हेतु, समुद्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून, लिख लें, अब आगे बोल के लिखवा रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन हेतु हमेशा क्रियाशील रहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके
लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका के तट तक, हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका के तट तक चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियां इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक नई कठिनाई को उत्पन्न कर रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक नई कठिनाई व चुनौती को उत्पन्न कर रहा है। चीन ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्थित कई देशों में अपने नौसैन्य अड्डे को स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के समक्ष उभरी हुई चुनौती के प्रत्युत्तर हेतु अमेरिका के समक्ष उत्पन्न नई चुनौती के प्रत्युत्तर हेतु हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए उत्पन्न नई चुनौती के जवाब हेतु प्रत्युत्तर हेतु भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। लगता है निसार तुम रेगुलर क्लास नहीं करते हो, गाहे बगाहे कभी आ जाते हो। यथार्थवाद, आदर्शवाद, है ना, हर लेक्चर में बहुत डिटेल बताया है। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत यहां नहीं पढ़ाना होता, जीएस में पढ़ रहे हो तुम, पीएसआईआर में नहीं पढ़ रहे, है ना। फिर भी यथार्थवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, सब बताया है। देखिए, हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के मध्य समुद्री सीमा की सुरक्षा हेतु सहयोग में हुई वृद्धि दोनों देशों को सामरिक दृष्टि से नजदीक ला रहा है। सहयोग में हुई वृद्धि दोनों देशों को सामरिक दृष्टिकोण से नजदीक ला रहा है। अमेरिका ने भारत को नाटो के सहयोगी देश का दर्जा भी प्रदान किया है। अमेरिका ने, यूएसए ने भारत को, इंडिया को नाटो के सहयोगी देश का दर्जा 2019 में प्रदान किया है, जिससे भारत को अमेरिका से उच्च प्रौद्योगिकी, यूएसए से उच्च प्रौद्योगिकी वाले रक्षा उपकरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो जब भी इंडिया यूएसए डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, है ना, तो उसमें इन सब बातों को हाईलाइट करें, है ना। कुछ फैक्ट्स, फिगर, जैसे एसटीए डाल दिया, नाटो का सहयोगी डाल दिया, मेजर डिफेंस पार्टनर, चारों लेमोआ, कामकाशा, बेका, ये सब लिख दिया। बिना तथ्यों के अंतरराष्ट्रीय संबंध में उत्तर लिखेंगे तो नंबर कम पाएंगे, है ना। शब्द आप सीमा का आपको 200 मैक्सिमम 250 शब्द में प्रश्न बन सकता है। तो आप भारत जैसे प्रश्न हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग से संबंधित पूछ सकता है। चीन के प्रत्युत्तर के क्रम में क्वाड, जैसे यहीं पर आप देखें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत ने क्या किया है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर क्वाड का गठन किया है ना। आप देख सकते हैं क्वाड के मेंबर देश तो भारत है ही, इधर जापान है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका। चीन का, खास करके दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न विवाद, है ना, इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों की मदद लेना चाहता है। और चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, तीनों चीन की विस्तारवादी नीति से प्रभावित रहे। वैसी स्थिति में जिस प्रकार से चीन ने दक्षिण चीन सागर में मनमाने तरीके से कृत्रिम टापू का निर्माण कर अपनी समुद्री सीमा का विस्तार किया है, यह अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व के लिहाज से खतरा है। वैसी स्थिति में क्वाड, जैसे हालांकि क्वाड से पूछ चुका है क्वेश्चन और अब के समय में उतना रेलेवेंट नहीं है। तो क्वाड क्या है? बेसिकली एक सामरिक गठबंधन नहीं है, ध्यान रखना। आधिकारिक रूप से क्वाड को सामरिक गठबंधन के रूप में नहीं माना जाता। जैसे आप देखें, क्वाड को लेकर रशिया हो, चाइना हो, इन दोनों का रुख जो है थोड़ा कड़ा रहा है। जैसे इसको एशियन नाटो तक कहा गया, है ना। जो क्वाड का गठन है यह आर्थिक, राजनीतिक सहयोग की आधारशिला पर, है ना, आधारित है। वैसी स्थिति में क्वाड को एक सामरिक गठबंधन ये चारों राष्ट्र नहीं बताते हैं, है ना। जबकि चाइना कहता है, रशिया कहते हैं कि ये क्या है, ये एशियन नाटो है ना। और इससे जो है प्रश्न जो है पूछा गया है पहले, क्वाड से 3 साल पहले ही प्रश्न पूछा है ना। चलिए, फैक्ट्स बहुत सारे हैं माना, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए। जैसे एसटीए है, मेजर डिफेंस पार्टनर है, लेमोआ, बेका, जो मैं क्लास में करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी कराता हूं क्लास में।
1 अरब फैक्ट्स है, 1000 समझौते होते हैं, कितना हम याद रखें, कितना पकड़े, कितना छोड़े, है ना। तो ये तो डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर आपसे सवाल पूछ सकता है, इंडो पैसिफिक को लेकर सवाल पूछ सकता है। अब चलते हैं, एक नया टॉपिक उठाते हैं, भारत अमेरिका आर्थिक संबंध, है ना। भारत अमेरिका आर्थिक संबंध, हालिया मुद्दा व घटनाक्रम। सब डिस्कशन होगा, चलिए फोकस कर लीजिए, है ना। जैसे आप अगर देखें तो जो ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 दोनों के कार्यकाल में आपको फर्क दिखेगा। 2016 से लेकर 2020 और फिर वर्तमान काल 2025 से लेकर 2029, ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, है ना, अगर आप देखें तो यह भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहतर रहा है। पिछले 20-25 वर्षों में अमेरिका के नीति निर्माताओं को भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर एशिया में अपनी प्रभुता को बनाना और चीन को प्रतिसंतुलित करना उनकी नीति रही है। और उनकी इस नीति के क्रम में भारत एक सबसे महत्वपूर्ण उनका पार्टनर, दावेदार के रूप में रहा है ना। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो जो ट्रंप का, या उससे पहले अगर आप देखें, चाहे आप जॉर्ज बुश द्वितीय हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे जो बाइडेन हो, जो बाइडेन के दौर में भारत अमेरिका संबंधों में कोई गतिरोध नहीं देखा गया, परंतु कोई बहुत निकटता नहीं देखी गई। इससे पहले ट्रंप अपने कार्यकाल में जब आए तो ये महत्वपूर्ण कई रक्षा समझौता आपने देखा इसी अवधि में हुए, चाहे 2+2 डायलॉग हो, चाहे लेमोआ हो, चाहे बेका हो, चाहे कॉमकाशा हो। तो ये जो अवधि रही है ट्रंप की, यह भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहतर रही है। परंतु ट्रंप 2.0 अगर आप देखें, इस टेन्योर में भारत अमेरिका संबंध जो है वह बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जैसे व्यापारिक संबंध की बात करें तो व्यापारिक संबंधों में भारत पर अमेरिका के द्वारा लगाया गया उच्च टैरिफ, बेसलाइन 25% और उसके ऊपर 25% पेनाल्टी, जो 27 तारीख से इंप्लीमेंट होने वाला है, इसका क्या रेलेवेंस है इंडिया यूएस रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो अगर ट्रंप 1.0 का अगर देखें टेन्योर, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंध, बेहतर राजनीतिक सामरिक संबंध, हाउडी मोदी आपने देखा ही होगा कैंपेन 2025 से अगले 4 साल, है ना, 29। तो जो पहला टेन्योर रहा, इसमें कई रक्षा समझौता, है ना, कई रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर, भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा, लेमोआ जो आपने पढ़ा। तो ये जो अवधि रही है बढ़िया रही है, अच्छी रही है। इस अवधि में अगर आप देखें तो भारत इंडिया यूएस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन भी बेटर रहा है। कोई भी व्यापार के क्षेत्र में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन जैसे ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति काल में आते हैं जनवरी 2025 से, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पहले अपने काल में भी कही थी। अभी उन्होंने नया कैंपेन स्टार्ट किया, मागा सुना होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति पिछले 10-12 वर्षों में अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई, इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका ने अपने नाटो एलाई को भी क्या कहा कि जो भी पश्चिमी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको क्या कहा कि भैया हमारे ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी सबकी नहीं है। अमेरिका अपने डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती कर रहा है, कटौती कर रहा है, और सभी नाटो देश को कहा कि भैया 5-5% जो है आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो है वो विगत वर्षों में दयनीय हुई। अमेरिका में गरीबी बढ़ी है, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है, अमेरिका में स्टेट के अगेंस्ट में लोगों में असंतोष बढ़ा है। तो जो निर्वाचन के कैंपेन के दौर में ट्रंप ने अमेरिका से के विकास को लेकर जितनी बातें कही थी उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वे वर्तमान में तमाम नीतियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार उनके द्वारा कुछ गलत निर्णय भी लिए गए। जैसे अगर हम बात करें कि जो ट्रंप 2.0 ये जो टेन्योर है, इसमें सबसे बड़ा उनका ध्यान क्या रहा गया है कि जिन जिन देशों के साथ व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा को कम करना है। देखिए अमेरिका में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना, रक्षा खर्च में कटौती, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को दोबारा क्या करना है, महान बनाना है। इधर लिखो ना ये वाला, ये तो आप ऑलरेडी लिखे हैं। ट्रंप 2.0 में पहले व्यापार संबंध को समझने के लिए इसको जानना जरूरी है कि ट्रंप 2.0 की जो कार्यकाल में अमेरिका में क्या हो रहा है इसको समझे आप, कि व्यापार घाटा को कम करना है, ट्रेड डेफिसिट। जिन जिन देशों के साथ, चाहे चाइना हो, अमेरिका के अधिकांश देशों के साथ व्यापार घाटा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्तावादी देश है। और ऐसी स्थिति में अपने व्यापार घाटा को कम कैसे कर सकता है, तो टैरिफ लगाकर, है ना। जिन देशों से वह सामान आयात करता है तो उनके आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क में बढ़ोतरी ऑब्वियसली करेगा। अमेरिका में निवेश को आपने देखा होगा, ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया अमेरिका का, अगर आपको नागरिक ग्रीन कार्ड चाहिए तो आप अमेरिका में निवेश कीजिए, आप इतनी राशि सरकार को जमा कीजिए। अमेरिका में अमेरिकन को नौकरी मिले, इसके लिए जरूरी क्या है कि जो बाहरी लोग वहां जाकर रह रहे हैं उनको चरणबद्ध तरीके से कम करना, है ना, क्योंकि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और भारत से, चीन से, फिलीपींस से, पाकिस्तान से, दुनिया के अन्य देशों से लाखों लोग पहुंचकर अमेरिका में रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ट्रंप की नीति रही है
कि अमेरिका में पहले तो निवेश की संभावनाओं को बलवती करना, बढ़ाना, रक्षा खर्च में कटौती करना, है ना। आप देखें कि अमेरिका जितने देशों को फाइनेंशियल एड देता था, धीरे धीरे हाल के वर्षों में क्या कर रहा है, ये जो बाइडेन के रेजिम में ही स्टार्ट हुई। इसके पीछे कारण था अमेरिकी इकोनॉमी में आई आर्थिक मंदी, गरीबी, बेरोजगारी, है ना। तो नेक्स्ट क्या लिखा आपने, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, संबंधित रणनीति कि अमेरिका को महान बनाना। महान कैसे होगा, अमेरिका के पास पैसा अधिक हो, है ना। और पैसा अधिक कैसे होगा, सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ट्रंप की जो पहले टेन्योर में पॉलिसी थी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो बढ़ावा पहले टेन्योर में भी थी, अभी भी। संरक्षणवाद समझते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आप क्या करते हैं, अपने बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोलते हैं। और अमेरिका मुक्त बाजार प्रणाली का सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में। पूंजीवाद बाजार अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, अमेरिका। कौन सा, सेकंड पॉइंट। अमेरिका में निवेश की संभावना, इसमें क्या समझाना है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, एफडीआई लाना है। अमेरिका में जितने अमेरिकन कंपनी बाहर जाकर खोल रहे हैं, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे जीई है, ये दुनिया के विभिन्न देशों में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर वहां कर रहे हैं। तो वहां निवेश में कम करो और अमेरिका में निवेश करो, है ना। रक्षा खर्च में कटौती, मांगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अगला क्या है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, मतलब इसी का परिणाम क्या है, संरक्षणवाद। यानी अमेरिका पहले अमेरिकन के अधिकारों की रक्षा हेतु है, उनको पहले नौकरी मिलेगी उनको। और इसी का परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि वैश्वीकरण या मुक्त बाजार प्रणाली के स्थान पर अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने की नीति, जिसको आप संरक्षणवाद कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म। मतलब आप अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था, ट्रंप 2.0 में पढ़ाता हूं तो इतना भी नहीं पता कहां से कहां बता रहे हैं। वीजा पॉलिसी में कट क्यों किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, H1B1 वीजा क्यों कम किया जाएगा, बाहर के लोग आ रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, तो अमेरिकन कंपनी पे दबाव। अजीब हाल है, मतलब ये भी बताना पड़ेगा कि 2.0 में लिखा रहा है या 1 पर, कहां ध्यान है भैया। स्वीटी कुमारी क्लास में ही हो ना, अमित राठौर। अब जैसे देखो, मान लीजिए भारतीय मूल के लोगों को, जो जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, जो भी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनको H1B वीजा लेना होता है। अभी भी भारत सबसे अधिक वीजा प्राप्त करने वाला देश है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से अमेरिका क्या कर रहा है, H1B वीजा में कटौती कर रहा है। जैसे अमेरिकन जो भी आईटी फर्म है, जो भी सॉफ्टवेयर या अन्य कंप्यूटर या अन्य चीजों से रिलेटेड है, उनको क्या कर रहा है कंपनियों को कि भैया बाहरी एम्प्लॉय की आउटसोर्सिंग बंद करो, वहां से यहां पर लाकर काम कराना बंद करो, और इसके लिए अमेरिका के लोगों को पहले नौकरी दो। ये जो भारतीय यहां आकर सिलिकॉन वैली में इनका साम्राज्य है, या चाइना या फिलीपींस, पाकिस्तान, यहां के लोग आकर अमेरिका की इकोनॉमी से लाखों करोड़ों रुपए कमाकर अपने देश में पंप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनकी आवागमन को इनके रोको, तो ये रुकेगा कैसे, बिना वीजा के तो अमेरिका में आएंगे नहीं। तो अमेरिका कर क्या रहा है, H1B1 वीजा में कटौती। संरक्षणवाद क्या है जी, टैरिफ लगाकर अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा है। उच्च टैरिफ की दर, यह प्रोटेक्शनिज्म का ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस है कि आप टैरिफ, काउंटरवीलिंग ड्यूटी एक निर्धारित सीमा तक ही लगा सकते हैं। ट्रंप आया और इसने क्या किया, टैरिफ अप्रत्याशित बढ़ा दिए, सिर्फ भारत के विरुद्ध नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों के विरुद्ध। कहता है कि रेसिप्रोकल टैक्स है, मतलब वो हम पर लगाते हैं इसलिए हम बदले में उन पर लगा रहे हैं, जबकि बकवास कर रहा है। जैसे आप एग्जांपल से समझे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका से जो भी चीजें स्विट्जरलैंड में आती है, स्विट्जरलैंड उस पर 0.2%, 1% भी नहीं समझे, टैक्स लगाता है। उस पर भी ट्रंप ने 37% टैक्स इंपोज कर दिया। तो ये अमेरिका के अंतर्गत बेसिकली जो समस्या आई, उसको सुलझाने के क्रम में जो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जैसे आपने पीटर नवारो का नाम सुना होगा, है ना, वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने हमेशा पहले उनकी चाइना के अगेंस्ट की नीति थी, अब वर्तमान में भारत चीन दोनों के विरोध की नीति थी। और अमेरिका को वित्तीय मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सलाह देने वाले व्यक्ति कौन है, पीटर नवारो। इन्होंने किताब लिखी, डेथ बाय चाइना, ग्लोबलाइजेशन के दौर में अमेरिका के प्रभुता को चुनौती कैसे चाइना ने दिया है। अब वर्तमान में भारत के विरुद्ध सर्वाधिक आग लगाने वाले, ट्रंप की कान भरने वाले यही शख्स हैं। तो ये जो संरक्षणवाद है, इसी का परिणाम क्या है, H1B वीजा में कटौती, वीजा में कटौती। अमेरिका में जितने अवैध शरणार्थी हैं, उनको बाहर किया जाना, बाहर किया जाना। तो H1B स्टूडेंट भी जो जाते हैं वीजा लेकर, है ना, सब में कटौती, ये ट्रंप की नीति रही है ना। और यही कारण है, आप देखें कि ट्रंप जो है ऐसे ऐसे निर्णय ले पा रहा है। चलते हैं कि भारत पर उच्च टैरिफ के क्या कारण है ना, उसका क्या परिणाम होगा और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने लिख लिया हो, आप देखिए कई देशों के जो अवैध नागरिक है उनको डिपोर्ट कर रहा है उनके देश में, है ना, वो भारत की वीजा का इंटरनेशनल रैंक है। चलिए एक हेडिंग बनाइए, भारत पर यूएसए द्वारा उच्च प्रशुल्क, हार्ड टैरिफ लगाने के कारण क्या क्या कारण है। क्या क्या कारण आपको लगता है। पहला बात, सबसे बड़ा कारण क्या है, फर्स्ट जो बात अमेरिका कहता है वो क्या है, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा को कम करना, व्यापार घाटा को कम करना। जैसे मान लीजिए इंडिया यूएस के बीच में, है ना, लगभग 129-30 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें 86 से 88 बिलियन डॉलर हम क्या करते हैं, यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, और 42 बिलियन डॉलर के आसपास हम क्या करते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं।
तो भारत और अमेरिका के बीच में अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट 45 से 46 बिलियन डॉलर का है 2024। तो अमेरिका क्या दुहाई दे रहा है कि वह व्यापार घाटा को कम करना चाहता है, इसलिए भारत पर हाई टैरिफ लगा रहा है। दूसरा, रूस से कच्चा तेल खरीदना, यही एक्सक्यूज दिया है। अभी आप कल परसों का अगर भारत के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट अगर आप सुने तो भारत के विदेश मंत्री ने बड़ी शानदार बात कही कि रूस से तेल लेने वाला भारत सबसे बड़ा देश नहीं है, हम तो 35 से 38% ही कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और अगर सस्ते दाम में मिल रहा है तो क्यों ना खरीदें, वो राष्ट्रहित के अनुरूप है। दूसरा, अमेरिका के नीति निर्माताओं ने ही तेल खरीदने के लिए भारत को कहा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार को स्थायी स्थिर रखने के लिए जरूरी क्या है कि जो तेल के दाम है उसमें बढ़ोतरी ना हो। तो भारत के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आप देखिए कि भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा कि जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है उसके पीछे कारण क्या है कि अमेरिका के द्वारा यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कहीं तेल की मांग में दामों में वृद्धि ना आ जाए, बाजार प्रभावित ना हो जाए, इसलिए तेल की दाम को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी क्या है कि आप रशिया से इंपोर्ट करें। अमेरिका खुद कई चीजें रशिया से इंपोर्ट करता है, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है रूस के भरोसे है। आज भी आप देखिए इतने सारे सैंक्शन लगाने के बाद आज भी अगर पाइपलाइन गैस या एलएनजी सप्लाई अगर रूस की गैसप्रॉम कंपनी अगर बंद कर दे तो पूरे यूरोप के कारखाने बंद हो जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि रशिया से गैस में कटौती से पूरे यूरोप की इकोनॉमी जो है वो हाल के वर्षों में प्रभावित हुई। तो सबसे अधिक कौन तेल खरीदता है? चाइना, उसके बाद भारत, नॉट ईयू अभी वर्तमान में, है ना, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के देश। तो जो रूस को लेकर एक्सक्यूज दे रहा है ट्रंप, वो क्या कह रहा है बार बार कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, रूस उस पैसे से रक्षा उपकरण बना रहा है, उसका इस्तेमाल किसके विरुद्ध कर रहा है? यूक्रेन के, मानवता के विरुद्ध कर रहा है। तीसरा कारण, कुछ ऐसे भी कारण है जो अनऑफिशियल कारण है ना, जिसका चर्चा कर ले लिखने के क्रम में, क्योंकि भारत सरकार आधिकारिक रूप में अब तक ये बात नहीं कही है। जैसे सीज फायर जो हुआ, ऐसा सूत्रों के हवाले से, है ना, कहा जाता है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया और जो नूर खान बेस पर हमला हुआ उसमें जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन थे उनको भारी मात्रा में क्षति पहुंची, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह एक्सपोज अमेरिका को भारत के एयर स्ट्राइक ने कर दिया कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन आर्टिलरी का एक बड़ा पार्ट कहां है, वह नूर खान बेस में पाकिस्तान में स्थित है। और जब भारत के द्वारा मिसाइल हमला किया गया है तो ऐसा सूत्र बताते हैं, आधिकारिक रूप में नहीं मैं कह रहा, है ना, भारत सरकार भी नहीं कह रही, लेकिन आप अगर अखबार पढ़ें, दुनिया के विभिन्न अखबारों को अगर पढ़ें तो सब इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप के भारत के पीछे बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत ने इतने प्रिसीजन से स्ट्राइक कर दिया जिससे कि आतंकी बेस तो ध्वस्त हुए ही, पाकिस्तान में अवस्थित अमेरिका का सैन्य उपकरण, नाभिकीय उपकरण, औजार को भी नुकसान पहुंच गया। अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका ये बात स्वीकार नहीं कर सकता और भारत भी इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता। समस्या यह है कि ट्रंप के हाल के वर्षों में बौखलाहट का एक बड़ा कारण यह भी रहा है। इसलिए आए दिन देखो क्या क्या बयान जारी करता है कि पाकिस्तान को F-16 F-35 देगा। लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, समझने के लिए, है ना, तो समझने के लिए इसलिए मैंने क्या कहा कि सूत्रों के हवाले से, है ना, सूत्रों के हवाले से हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो रूस से कच्चा तेल खरीदना। तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की विफलता, रोकने के स्तर पर हालिया घटनाक्रम है भारत की विफलता। देखिए अभी आ रहे हैं राजलक्ष्मी, धैर्य रखो, सब मिल जाएगा जवाब, है ना। अब देखिए, अभी आपने सुना कि यही ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में क्या बोलता था कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा दूंगा, मगर बोला तो है ही। अब अगर ये राष्ट्रपति के रूप में रह जाए तो 24 घंटे तो 24 वर्ष लग जाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में। अभी आपने देखा अलास्का में मीटिंग हुई किसकी? पुतिन की और रूस की। ये ऐसा अलग टाइप का राष्ट्रपति है ना। देखिए अलास्का में जैसे पुतिन पहुंचे, पुतिन ने पर इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, और जब पुतिन नहीं माने तो अगले दिन इनका स्टेटमेंट 21 अगस्त को क्या आया? 21 अगस्त को इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब युद्ध में डर कर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, कुछ बड़ा होने वाला है, यूक्रेन को बहुत डिफेंड करने की जगह अटैक करना चाहिए। देखिए कैसा राष्ट्रपति है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के मध्य जो वार्ता हुई उसमें असफलता के कारण इसने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि यूक्रेन के युद्ध का जिम्मा अमेरिका ने नहीं लिया है, रूस के विरुद्ध यूक्रेन को आक्रामक होना होगा और अगले कुछ दिनों में बड़ा होने वाला है। देखिए रूस ने उसी रात इस साल का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर कर दिया, 540 ड्रोन और 40 मिसाइल दागी। ये अमेरिका को कड़ा जवाब था कि तुमने एक स्टेटमेंट दिया, देखो उस स्टेटमेंट का जवाब क्या है। आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि देखिए कैसे कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन उल्टा वो दबाव खिल गया। आपने देखा ट्रंप ने क्या कहा जेलेंस्की को कि जितने क्षेत्र पर रूस ने तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तुम अब उसे भूल जाओ, ये मान बैठो कि ये क्षेत्र किसका है जी? रशिया का है। यानी इस क्षेत्र पर अपना आधिकारिक दावा छोड़ने की तैयारी करो और अमेरिका तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। देखिए एक तरफ प्रोवोक करता है यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट, एक तरफ यूक्रेन को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना रहा है, और जेलेंस्की जैसा मूर्ख व्यक्ति राष्ट्रपति। और ऐसी स्थिति में आप देखें अब क्या कह रहा है कि भैया ये खुद युद्ध रोक पाने में सफल नहीं हुए तो ये भारत पर अपनी असफलता का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी को पहल करनी चाहिए और रूस यूक्रेन वार को रोकना चाहिए। भैया तुम जब सफल नहीं हो पाए तो भारत कैसे सफल हो जाएगा? दूसरा, जब तक यूक्रेन यह दावा नहीं करेगा, जब तक वेस्टर्न कंट्री नाटो ये दावा नहीं करेंगे, यह लिखित नहीं समझौता करेंगे कि जीवन में कभी भी भविष्य में नाटो का अलायंस जो है यूक्रेन को नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह युद्ध टलने वाला नहीं। जितने भी क्षेत्र को रूस ने विजित कर लिया है
उस क्षेत्र को वह जीवन में कभी लौटाने वाला नहीं। तो भारत के विरुद्ध टैरिफ बौखलाहट का परिणाम है। आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के स्तर पर वार्ता की विफलता है ना, तो ये कारण है। अब इसका क्या परिणाम होगा, जरा परिणाम और क्या हमें करना चाहिए था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अखबार पढ़ते हो ना बच्चों, अखबार पढ़ोगे ना तो वर्तमान पिछले 15-20 दिन का घटनाक्रम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग आईआर पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग की निगाह पैनी रहती है। पूर्वानुमान ही था कि अलास्का में इस मीटिंग के बाद हमला और तेज होगा, और वही चीज हुआ। चलिए, भारत पर उच्च प्रशुल्क का प्रभाव क्या पड़ेगा, कितना प्रशुल्क लगाया है, लिखते हैं पहले 2 लाइन लिखिए। यूएसए द्वारा, लिखिए हम लिखिए यूएसए द्वारा भारत पर 25% बेसलाइन टैरिफ, बेसलाइन टैरिफ आधारभूत प्रशुल्क, आधारभूत प्रशुल्क तथा इसके ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ दंडात्मक प्रशुल्क लगाया गया है, लगाया गया है। जिसके कारण भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। शिवानी प्रसाद, तुम दोगी तब ना खाएंगे बेटा। टोटल लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिख दिया है, पढ़िए तो सुप्रिया गौतम क्या लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है। पेनल्टी क्यों लगाया है, अब इतना पूरा रामायण पढ़ गया, दोबारा पूछते हो, ध्यान कहां रहता है। क्या बोला ट्रंप ने कि रूस से आप तेल खरीदते हो, उसके कारण रूस उस पैसे का यूज यूक्रेन के विरुद्ध वॉर में कर रहा है, तेल खरीदना बंद करो, तुमने तेल खरीदकर मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए हम पेनल्टी लगा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय वस्तु पर कुल टैरिफ 50% 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। अगला हेडिंग बनाइए, उच्च प्रशुल्क, उच्च प्रशुल्क 50% लगाने का से भारत पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होगा। पहला, भारत अमेरिका, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, जो आपने कारण लिखा है, एक पॉइंट छूट गया, बातों बातों में लिख लो। जैसे यूएस कह रहा है बार बार जो ट्रेड डील है उसको लेकर नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है ना, वही है नेगोशिएशन, जिसमें किसान मुद्दा, अन्य मुद्दा भी शामिल है ना। तो यहां लिख लो, एक कारण में एक पॉइंट और ऐड कर लो, लिख लो कि भारत अमेरिका के मध्य, भारत अमेरिका के मध्य कोई भी ट्रेड डील का ना हो पाना, ट्रेड डील यथा एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, ट्रेड डील का ना हो पाना, कहता है भारत झुकने को तैयार ही नहीं है, भारत को अपने किसानों की बड़ी चिंता है ना, हम पर 17% मिनिमम लगाता है टैरिफ। तो भारत अमेरिका के मध्य कोई भी ट्रेड लिखा है ना, व्यापार समझौता ना होना, कोई भी व्यापार समझौता का ना होना, ना हो पाना, लिख लिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, तेजी से बताइए। पहला इंपैक्ट क्या होगा, भारत अमेरिका संबंध क्या हो गए, प्रभावित हो रहे हैं, देख ही रहे हो, भारत अमेरिका संबंध प्रभावित, भारत से अमेरिका को निर्यात में भारी कटौती, भारी गिरावट भविष्य में, 2 करोड़ रोजगार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित, वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया, मतलब क्या लिख रहे हो अरविंद, 2 करोड़ रोजगार प्रत्यक्ष। जैसे भारत से क्या चीजें जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर, आईटी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रत्न जवाहरात, है ना। इसके अलावा आप देखें तो और क्या जाता है, कॉटन टेक्सटाइल, है ना, उसी में हस्तकरघा, हस्त उद्योग, सब कुछ शामिल है। तो अमेरिका को आप जो भेजते हैं भारत से, उसमें आईटी, जो सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर आईटी पूरा कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, रत्न ज्वेलरी है, जेम्स ज्वेलरी है, कॉटन टेक्सटाइल है ना। तो मान लीजिए आप 86 से 88 बिलियन के बीच में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 50% टैरिफ अगर ठोक देगा, तो जो 100 रुपए का सामान है, पहले वो अमेरिका में 110 रुपए में अवेलेबल था, खूब बिकता था हमारा सामान, 50% टैरिफ लगते ही वो सामान कितना हो जाएगा, 100 रुपए का सामान अमेरिका में 150 रुपए का होगा। हालांकि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश से भी कॉटन के क्षेत्र में हमें काफी कंपटीशन होता था, वहां भी 37% टैक्स ठोक दिया, 35%। तो अमेरिका ने तो सबके साथ यही किया है। तो 2 करोड़ रोजगार जो है भारत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रभावित होंगे, है ना। भारत पर उच्च प्रशुल्क के कारण क्या होगा, सप्लाई चेन हमारा बाधित होगा, है ना, सप्लाई चेन
बाधित, गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि। अब देखो जो भी चीजें आती है ना, अमेरिका को इफेक्ट नहीं होगा, उसको भी होगा, है ना, लेकिन वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना। हमारी इकोनॉमी की तुलना में अमेरिका का आप सोचिए, कहां हम $4 ट्रिलियन से भी कम है और कहां अमेरिका 27 से 31 ट्रिलियन डॉलर। 25% और 25 फ्लैट 50% हो जाएगा। लिखा गरीबी और बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। भारत में सप्लाई चेन क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। और जैसे कॉटन टेक्सटाइल में बहुत सारे लोग रोजगार में, जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत लोग हैं, है ना, फार्मा में बहुत सारे लोग हैं, और ऐसी स्थिति में इन सबसे नुकसान होगा। अब ये जो है इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका कुछ संभावित लाभ भी है क्या? तो हमने क्या लिखा, भारत पर प्रभाव लिख लिया। पोटेंशियल बेनिफिट क्या हो सकता है, आपदा में अवसर। संभावित लाभ, उच्च प्रशुल्क भारत पर लगाने के भारत के संदर्भ में संभावित लाभ। क्या क्या लाभ हो सकता है, कमेंट करके आप सब बताइए। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आपदा में अवसर। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो लॉबिंग करनी होगी ताकि हम पर करारोपण ना हो, है ना। संबंध खराब करना कोई उचित निर्णय नहीं है ना। 100 पर 50, ये क्या परसेंटेज क्या होता है शिवानी, परसेंटेज क्या होता है? जितने सामान का 100 रुपए का सामान हो या 1400 रुपए का हो या 1500 का हो, उसका 50% क्या हुआ जी, ये भी बताना पड़ेगा। सप्लाई चेन क्या होगा, कॉटन कपड़ा बनता है, धागा चाहिए, है ना, फैक्ट्री का सामान चाहिए, सब कुछ क्या है सप्लाई चेन। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो धागा नहीं चाहिए, तो धागा बनाने वाले किसान प्रभावित होंगे। तो पहले भारत क्या कर सकता है, नई संभावनाओं की तलाश करनी होगी। हाँ, नई मार्केट की खोज, हमारे लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा और ये हमारे ऊपर पहली बार थोड़ी है, ये तो ऐतिहासिक हमारा इससे नाता रहा है। 74 में पोखरण विस्फोट के बाद आर्थिक प्रतिबंध, 98 में परमाणु परीक्षण के बाद आर्थिक प्रतिबंध। तो अमेरिका की तो गिदर भभकिया ये सब मिलती ही रहती है ना। हाँ, आईटी सेक्टर अपने इंडिया के लिए काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे तो उनको उतना डिमांड भी तो मिलना चाहिए, जॉब। आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। हमें करना क्या होगा, हाँ, नए नए देशों के साथ, जैसे चाइना, रशिया, जैसे आसियान देश, है ना, वो सब हमारे लिए उभरता हुआ बाजार हो सकते हैं, है ना। ठीक है, आप सभी समझदार हैं, लिखिए। तो पहला संभावित लाभ क्या है, पहला संभावित लोग नहीं, लाभ। पहला लिखिए, भारतीय वस्तुओं के निर्यात हेतु नए बाजार की तलाश, प्रबल घरेलू अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास। हाँ, नए बाजार में वही हो जाएगा, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, है ना। हाँ, व्यापारिक संबंधों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन विभिन्न देशों के साथ। रिक, यूरोपियन यूनियन, आसियान देशों के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पहल। एफटीए समझते ही हो, है ना। नहीं, काउंटर टैरिफ लगा सकने से क्या फर्क पड़ेगा आपको, तो $42 बिलियन ही आप लगाते हैं। जैसे देखो चाइना के विरुद्ध क्या किया, शुरुआत किया 50%, 85%, 100%, 125%, 145% तक चला गया, है ना। लिख लिया है, रिक, आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, आसियान, यूरोपियन यूनियन देशों के साथ एफटीए, समझते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिल्कुल, की पहल करनी चाहिए हमें। यानी अपने स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, है ना, हमारी प्रायोरिटी में पहले भी रहा है और उसको बल देना है कि जो भी हमारे अन्य देश है। मेक इन इंडिया कैंपेन को क्या करना है, विस्तार देना है। तो एक पॉइंट और लिख लो, एक्सपेंशन ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को अधिकाधिक विस्तार, खाड़ी देशों के साथ, हमने कई देशों के साथ, इनके पास, जिनके पास जो धनाढ्य देश हैं उनसे मदद लेनी है ना। एक लाभ और क्या होगा कि अमेरिका पर निर्भरता में कमी, है ना। एक और लिख लीजिए, संभावित लाभ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। लिखिए, यूएसए पर निर्भरता में, यूएसए पर निर्भरता के कारण रणनीतिक स्वायत्तता पर दबाव, परंतु उच्च
उच्च प्रशुल्क के कारण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में बढ़ोतरी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वृद्धि। जब मन चाहे हमें धमकाता रहता था कि ईरान से तेल मत लो, फला से मत लो, ये ना करो, वो ना करो। अब क्या है कि तुम हम पे टैरिफ लगा रहे हो, चले गए भारत के विदेश, देखिए रूस में जाकर बैठकर घोषणा कर रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री आ गए आपदा में अवसर, है ना। इससे क्या हो गया, अमेरिका सोचा था कि यह टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव डालेंगे, उल्टा पासा पड़ गया, है ना। चाइना, रशिया, इंडिया को एक बहाना मिल गया रिक को मजबूत करने का। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री 31 अगस्त को एससीओ की मीटिंग में चाइना जा रहे हैं 7 साल के बाद। ऐसी स्थिति में भारत चीन संबंध, क्या कहा भारत ने स्टेटमेंट में कि परमानेंटली बॉर्डर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन किया, परमानेंटली, स्थायी रूप में। क्या कहा चीन के विदेश मंत्री ने भारत आकर कि उच्च प्रशुल्क का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और धौस के आगे झुकना कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा देना है। यानी अमेरिका की गिदर धमकियों का अगर प्रत्युत्तर नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो और देता रहेगा, है ना। तो रिक का मतलब ही वही हो गया, कुमकुम, है ना। अभी विदेशी मुद्रा भंडार को देखो कैसा देश है। अभी आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट क्या दिया था कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़ा भंडार है ना। 600-650 बिलियन डॉलर के बीच में हमारे पास क्या है जी, विदेशी मुद्रा भंडार है। अभी अमेरिका के विदेश मामलों के सलाहकार, आर्थिक मामलों के सलाहकार ने एक स्टेटमेंट क्या दिया कि भारत अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज जो डॉलर के रूप में है अपने तरीकों से नहीं कर सकता, उसे अमेरिका के साथ व्यापार के क्रम में ही करना होगा। अरे भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, है ना। तो अब इसका लाभ क्या हो सकता है, वही पे आ रहा है रवि मौर्य कि अब हम क्या कर सकते हैं कि व्यापार में डॉलर को रिप्लेस करके, डी डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के स्थान पर अन्य मुद्रा के प्रचलन पर बल लो अमेरिका, चले फिर हमें नुकसान पहुंचाने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, है ना। देखिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी समझ गए ना सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप दो मित्र हैं, है ना, दोनों में मित्रता है आप में, तो आप क्या करें कि दोनों का अपना लाइफ है, दोनों का पर्सनल स्पेस है, ठीक है, मित्रता अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मित्र ए मित्र का कोई दोस्त दुश्मन है तो आप भी उससे दुश्मनी ही रखें। बार बार अमेरिका क्या कर रहा था कि भारत की जो छवि है अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो पिछलग्गू पपेट राष्ट्र के रूप में होती जा रही थी। हमने अपने रूस जैसे भरोसेमंद साथी को खोने की ओर हम बढ़ गए। ये तो रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत रशिया संबंध को भी रिवाइव कर दिया। टैरिफ बढ़ाकर भारत ने, अमेरिका ने चाइना रशिया को इंडिया के नजदीक ला दिया। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम अपने मामलों में रणनीतिक स्वायत्तता की, निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसे भारत ने ईरान के साथ तेल लगभग बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया भाई, चाबहार पोर्ट का हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। तो रणनीतिक स्वायत्तता भी किसी चिड़िया का नाम है, मजाक थोड़ी है। बार बार अमेरिका हर मामले में भारत पर दबाव डालता रहा है। युद्ध विराम करने की जो बात है, अब उसके पीछे क्या सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति 10 बार जो है इस बात को कह चुके कि मैंने युद्ध करा दिया, ट्रेड की धमकी देकर कि ट्रेड बंद कर देंगे, तमाम ये तो बचकानी हरकत अमेरिका के द्वारा की जा रही है। तो रणनीतिक स्वायत्तता, अब आगे लिखते हैं, अगले पॉइंट में लिखिए, संभावित लाभ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपए में विनिमय, एक्सचेंज को बढ़ावा, विनिमय को डॉलर के स्थान पर बढ़ावा, वही है डीहाइफेनाइजेशन, ही है बिल्कुल, डीहाइफेनेशन पॉलिसी। हो गया, डॉलर में ट्रेड करो तो अमेरिका, डॉलर डिप्लोमेसी जो है पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व ही है। उसको अगर चोट देनी है तो क्या करनी होगी कि अब जो है डॉलर में ट्रेड नहीं हो, इसके लिए पूरा मुहिम चल रहा है, डी डॉलराइजेशन, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड का। उसकी पॉलिसी को भारत क्या करे और प्रमोट करे, है ना। बहुत हो गया अमेरिका के साथ। डॉलर में ही क्यों होता है, क्योंकि डॉलर करेंसी जो है उसका दबदबा है अमेरिका का। जितने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईबीआरडी है, सबको सर्वाधिक फंडिंग अनुसिंग किसकी होती है, इकोनॉमी के आधार पे वेटेज होता है। तो डॉलर, अमेरिका का वेटेज इकोनॉमिकली बहुत अधिक है, इसलिए डॉलर में। अब लास्ट में भारत अमेरिका संबंध को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। भारत अमेरिका संबंधों में पहले विद्यमान चिंताएं, तनाव, संबंधों में विद्यमान समस्याएं, तनाव या चिंता। तो एक तो आपने देखी लिया ट्रेड को लेकर, तो क्या क्या चिंताएं। पहला, भारत पर यूएसए द्वारा उच्च प्रशुल्क लगाना, उच्च प्रशुल्क लगाना। और क्या है आपको देखें, और क्या क्या चिंताएं हैं। यूएसए का पाकिस्तान के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आना, हाल के वर्ष में आना, ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में भारत को नैतिक समर्थन
देने के स्थान पर उल्टा सीज फायर का क्रेडिट लेना, क्रेडिट समझते हो ना जी, लेना। नहीं, खाली एक ही बात थोड़ी है, खाली टैरिफ ही थोड़ी है रवि मौर्य, और सब पढ़ोगे तभी ना समझोगे, पहले देख लो। लिखा क्या लिखा है लास्ट पॉइंट में? ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में भारत को नैतिक समर्थन, दुनिया में एक ही देश हमारे समर्थन में आया, ऑपरेशन सिंदूर। सोचिए, सीज फायर का क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कि हम ही ने करवाया, हम ही थे जो हो गया सीज फायर। इससे भारत की साख गिरी ना अमित राठौर। क्रेडिट नहीं समझते हो? क्रेडिट का मतलब उसका, उसको एग्जैक्ट हिंदी में शब्द नहीं आ रहा, मतलब उसका वो लेना कि हमने ही कराया है। लिखिए, तो समर्थन एक देश मात्र ने किया है ना, ये हमारी विदेश नीति की असफलता भी है कि जब पहलगाम में हमारे विरुद्ध कार्रवाई हुई तो निंदा तो सबने कर दिया, लेकिन जब भारत ने प्रत्युत्तर में कार्रवाई की तो भारत के समर्थन में कोई नहीं आया। पाकिस्तान के समर्थन में आप देखें तो चीन, तुर्की, ये सब देश आ गए, अजरबैजान। श्रेय, हाँ बिल्कुल शब्द आ गया है, क्रेडिट का मतलब श्रेय। हाँ धन्यवाद, हाँ श्रेय, ठीक है, वही शब्द दिमाग से उतर रहा था, श्रेय, बहुत सुंदर। हाँ, क्रेडिट लेना, श्रेय। तो उल्टा भारत की किरकिरी कर दी इसने, है ना। 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़बोला व्यक्ति कह रहा है कि हमने ही चीज पाई, है ना। हाँ, प्रसिद्धि, ख्याति, श्रेय जो भी है, ठीक है। और लिखते हैं, 1-2 पॉइंट लिखिए फटाफट। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ इजराइल ने ही एक सपोर्ट किया, बोला तो, और पाकिस्तान के समर्थन में आप देखिए उधर तुर्की, चाइना, अजरबैजान, ये सब देश आ गए। हाँ चलिए, चौथा पॉइंट लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई मौकों पर, कई अवसरों पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित कर, रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित करने हेतु दबाव की राजनीति, H1B वीजा में कटौती से भारतीय मूल के लोगों आर्थिक नुकसान। काटसा के तहत, काटसा के तहत बार बार भारत को धमकी प्रदान करना, कश्मीर आतंकवाद, कश्मीर आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत के समर्थन में स्पष्ट नीति का यूएसए के पास अभाव। पूछिए गुंजेश कुमार मिश्रा, पूछ लीजिए, डर। कल भी क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे, कल ये संडे को भी क्लास होगी, है ना। सूचना मिल जाएगी आपको, कल रशिया और चाइना दोनों देखेंगे। गुंजेश, घर के पड़ोस में जो थोड़ा बहुत विवादास्पद जमीन होती है ना, जैसे हम लोग अपने बाप दादा जो परिवार के अंतर्गत थोड़ी छोटी जमीन होती है जो आपके हक की है, उसको लेने में तो समस्या हो जाती है, कई पीढ़ियां गुजर जाती है। ये कश्मीर है ना, ये 2 देशों के बीच का मामला है ना। हाँ ठीक है, इतना आसान नहीं है ना। भारत धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां कब किस पाले ऊट करबट बैठ जाए कहना मुश्किल है ना। तो हम लोग उम्मीद है कि भविष्य में, निकट भविष्य में भारत जब सुपर महाशक्ति बन जाएगा, है ना, तो ये तो हो जाएगा। चलिए, कल रशिया और चाइना दोनों पढ़ाऊंगा, है ना, लंबी क्लास लूंगा, खाना पीना खा कर आना। अभी नहीं पता है मुझे, टाइमिंग जो है वही है, वरना सूचना मिल जाएगी। तो काटसा के तहत भारत को बार बार क्या धमकाता रहता है, बंद कर देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ पता है संडे है, जिन जो नहीं कर पाएंगे हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हो तो हमारे मध्यस्थता करेगा। कभी उस पर जब आपत्ति दर्ज की तो हाँ, अगले 2-3 संडे संबंधों में आए हालिया गतिरोध को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हालिया गतिरोध को कम करने हेतु भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? कुछ आप विद्वान सजेस्ट करें, है ना। क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति? क्या अमेरिका से बैर ले लें?
टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसी स्थिति में हम हैं क्या? जैसे रोड पे जब लड़ाई होती है, सामने वाला कोई डोले सोले वाला बॉडी बिल्डर होता है, तो आदमी क्या करता है? थोड़ा आवाज, तो आप लॉबिंग कर सकते हैं, है ना? आप लॉबिंग कर सकते हैं। अरे मेरी जीवनी लिखोगे क्या आशीष, है ना? जीवन का 42 बसंत देख रहा हूं मैं, है ना? चलिए, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, थैंक यू उनको अभी मत लिखो सर्वेश, है ना? तो भारत को क्या करना चाहिए? लॉबिंग करनी चाहिए एग्जाम्पशंस के लिए, ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, है ना? निगोशिएशन करना चाहिए, कोई भी कड़ा प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। डिप्लोमेसी, कूटनीति क्या कहती है कि सामने वाला अगर राजा, जैसे आप चाणक्य की नीति भी पढ़े, तो अगर कोई राजा मूर्ख हो तो मूर्ख से वैर नहीं लेना चाहिए, है ना? वेट एंड वॉच, बिल्कुल सही, थोड़ा समय की प्रतीक्षा करें, है ना? अपने आप समीकरण बदलते रहते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर, है ना? तो पहला क्या है कि हमें अमेरिका के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास लाजमी करने चाहिए, है ना? तो पहली रणनीति आप लिखिए कि अमेरिका के साथ संबंध को बेहतर बनाने हेतु सभी स्तर पर कूटनीतिक प्रयास करते रहने चाहिए। अमेरिका की तरफ अत्यधिक झुकाव के स्थान पर दुनिया के अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों, क्षेत्रीय संगठनों से भारत के बेहतर संबंध स्थापना के प्रयास हाँ, ट्रंप का खुद सुधर जाएगा मनदीप, चिंता ना करो, अगले 1-2 महीने में ही देख लोगे। रक्षा साझेदारी थोड़ी तोड़ लेंगे हम, है ना? आरआईसी पर बल देंगे, लेकिन चीन पर बहुत अधिक निर्भरता भी खतरे से कम नहीं है ना? देखिए, बेहतर संबंध स्थापना के प्रयास, सांस्कृतिक कूटनीति के तहत अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को अमेरिकी सरकार पर दबाव डालने की राजनीति को प्रेरित करना, रक्षा, समुद्री सीमा की सुरक्षा आदि से संबंधित यूएसए को भारत का समर्थन जारी रखना, टैरिफ में कमी हेतु कूटनीतिक दबाव की पहल करना, रशिया, चाइना जैसे देशों के साथ संबंध को और बेहतर करना, तो भारत अगर ये सब करेगा बच्चों, है ना, ट्रेड डील को जो है हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड डील को एक नए स्वरूप में उठाना होगा, समझौता। कल्चरल डिप्लोमेसी, 25-26 लाख लोग वहां हैं, उनको भारत के फेवर में लाना और अमेरिकी सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रेरित करना। कई रक्षा के क्षेत्र में, समुद्री सीमा की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कॉपरेशन है, हम उसको सिरे से थोड़ी खारिज कर सकते हैं, है ना? रिक जैसे रशिया चाइना जैसे देश के साथ संबंध को नॉर्मलाइज करोगे तो अमेरिका पर हमेशा दबाव रहेगा, है ना? एक और उपाय क्या करना होगा कि भारत को आर्थिक दृष्टि से क्या करना होगा और मजबूत करना होगा। आपके पास पैसा रहेगा तभी आपके दोस्त आपको पूछेंगे, समाज में आपकी पूछ तभी रहती है जब आपके पास पैसा हो, पावर हो, एजुकेशन हो, है ना? अगर भारत के पास आर्थिक शक्ति बन जाए, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो जाए, है ना, तो हम अमेरिका को घुटनों पे ला सकते हैं, अपनी शर्तों को मनवा सकते हैं, है ना? उनका समर्थन, राष्ट्र का समर्थन आशुतोष जरूरी होता है कि पीपल टू पीपल, वही लिखा है, क्या लिखा है? सांस्कृतिक कूटनीति के तहत। तो ये, तो कल की क्लास की टाइमिंग संभवतः शाम की ही रहेगी, यही रहनी चाहिए। और अगर कोई फेरबदल होता है, दिन में तो नहीं होगा क्योंकि कल शायद 3 बजे से डिस्कशन है, तो उसके क्रम में शाम में ही हमारा डिस्कशन होगा। हाँ, हाँ,
तो कल हम लोग पहले थोड़ा रशिया पर, रशिया का इतनी जगह जिक्र हुआ है ना, तो रशिया 1 घंटे देख लेंगे रशिया के बारे में, और फिर चाइना। पेपर एनालिसिस में आज क्या है, आज सोसाइटी का पार्ट है, जूनी शरत है ना, तो अभी चल रहा होगा पॉलिटी कर रहा हूं, ज्योग्राफी हिस्ट्री हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा। पूरा अभी नहीं हुआ, सुन लो, आईआर की क्लास कल जो है ऑफिशियली वो कल तक का टाइम था, लेकिन हम कल क्या पढ़ेंगे, चीन और रूस, उसके बाद बच क्या रहा है, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो शनिवार रविवार करके मैं आपकी क्लास जो है आगे कराऊंगा, है ना। तो उसको 3 बजे से है, तो उसमें मेरा 4 बजे के आसपास। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट